नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। अब झारखंड में भी उठा जातिगत जनगणना का मुद्दा। इस कांग्रेस नेता ने रखी मांग। बता दें कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड में भी बिहार के तर्ज पर जातिगत जनगणना होना चाहिए। यह समय की मांग है। जातिगत आधार पर जनगणना नहीं होने से झारखंड में जनजातीय समुदाय के साथ ही अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग व अन्य पिछड़े वर्ग की वैसी बड़ी आबादी किसी भी प्रकार के लाभ से वंचित है। बंधु तिर्की ने कहा कि जातिगत जनगणना नहीं होने से न घोषित आरक्षण नियमों का फायदा मिल रहा है और न ही उनके लाभकारी योजनाओं का। इस कारण अभावग्रस्त लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बदतर होती जा रही है। बंधु तिर्की ने कहा कि यदि जातिगत आधार पर जनगणना नहीं होगी तो समाज की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप आरक्षण नियमों का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करना मुश्किल है। मकान में लगी आग, तीसरी मंजिल पर सोया किराएदार जिंदा जला। कैसे हुआ हादसा? दरअसल बता दें कि मकान में देर रात आग लगने से एक शख्स जिंदा जल गया। मृतक उस मकान में किराए पर रहता था। हादसा झारखंड के धनबाद जिला अंतर्गत कुसुम विहार फेज 2 स्थित 3 मंजिला मकान में हुआ। मृतक की पहचान सौरभ कुमार के रूप में की गई है। सौरभ इस मकान की तीसरी मंजिल पर रहता था। बताया जाता है कि हादसे के समय सौरभ कमरे में अकेले था। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सौरभ कुमार कमरे से निकलने का प्रयास किया या सोते समय ही उसका दम घुट गया। पुलिस ने शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जाता है कि सौरभ SNMCH में कैंटीन चलाता था। रविवार को काम खत्म होने के बाद कुसुम विहार फेज 2 स्थित भोगेंद्र झा के 3 मंजिला मकान की ऊपरी मंजिल पर अपने कमरे में सोया था। तभी आग लग गई जिसमें झुलसने से सौरभ की मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंची। हालांकि जब तक आग बुझाई जाती बहुत देर हो चुकी थी। सौरभ की मौत हो चुकी थी। बताया जाता है कि सेवानिवृत्त कर्मी भोगेंद्र झा के उक्त मकान में केवल किराएदार ही रहते हैं। भोगेंद्र झा परिवार सहित कहीं और रहते हैं। NGT झारखंड पर नहीं लगाएगा 750 करोड़ रुपए का हर्जाना। यह है पूरा मामला। बता दें कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ठोस व तरल कचरे के अनुचित प्रबंधन के लिए झारखंड पर 750 करोड़ रुपए का हर्जाना का आदेश देने से इनकार किया है। NGT ने झारखंड सरकार के इस वचन पर संज्ञान लिया कि तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 1114 करोड़ रुपए पहले ही आवंटित किए जा चुके हैं। NGT अध्यक्ष न्यायमूर्ति AK गोयल के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि राज्य के मुख्य सचिव द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन में अभी भी भारी अंतर है। पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेष सदस्य सिंथलवेल भी शामिल थे। अधिकरण ने कहा कि पर्यावरणीय मुआवजे के तौर पर 750 करोड़ रुपए का हर्जाना राज्य सरकार पर लगाया जा सकता है, लेकिन मुख्य सचिव के इस बयान के मद्देनजर ऐसा करना आवश्यक नहीं लगता है क्योंकि 1114 करोड़ रुपए की राशि संबंधित खाते में जमा की जाएगी, जिसका इस्तेमाल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतराल को 1 वर्ष के भीतर कम करने के लिए किया जाएगा। लोगों को हित में हो ऐसा बजट लाना हेमंत सरकार की चुनौती, मांग रही है सुझाव। बता दें कि झारखंड सरकार का अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट बनाने का काम शुरू हो चुका है। सरकार आम और खास से बजट पर सलाह और सुझाव मांग रही है। आर्थिक और वित्तीय मामलों के जानकारों का कहना है कि अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में व्यापक सुधार लाने की जरूरत है। झारखंड के सालाना बजट को संतुलित और लोकोन्मुखी बनाना वित्तीय प्रबंधन की सबसे बड़ी चुनौती है। बता दें कि गरीबी, बेरोजगारी और पलायन को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय आर्थिक व्यावसायिक प्रबंधन में संतुलन स्थापित करना होगा, तब इस राज्य की कई बीमारियां स्वतः समाप्त हो जाएगी। राज्य के लगभग 3/4 आबादी गाँव में रहती है और खेती किसानी पर निर्भर है। इसलिए कृषि आधारित लघु उद्योगों के लिए प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहन एवं विकास उत्पादों के विपणन की सहकार आधारित व्यवस्था सुनिश्चित करना आवश्यक है। 4 साल का इश्क, 3 दिन का धरना, आखिर जीत ही गई गर्लफ्रेंड की जिद। बता दें कि राजगंज के महेशपुर में प्रेम प्रसंग के मामले में अंततः प्रेमिका की जीत हो गई। दोनों परिवारों के राजमंदिर से रविवार को राजगंज के गंगापुर स्थित मां लिलोरी मंदिर में दोनों की शादी कराई गई। इस दौरान लड़का लड़की पक्ष के लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने वर उत्तम महतो व वधु निशा कुमारी को आशीर्वाद दिया। मालूम हो कि शादी की जीत पर अड़ी निशा कुमारी ने अपने प्रेमी उत्तम के घर के बाहर महेशपुर में धरना दिया था। ठंड में भी 3 दिनों तक उसके घर के दरवाजे पर ही बैठी रही। इस दौरान लड़का पक्ष और लड़की पक्ष में जमकर हंगामा भी हुआ था। बात थाने तक जा पहुंची। प्रेमी पर FIR भी हुई। इसके बाद दोनों परिवार के लोग मिले और दोनों को शादी कराने में ही भलाई समझी। झारखंड में 8वीं पास बनेंगे स्वयंसेवी शिक्षक, 2030 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य। बता दें कि झारखंड में शिक्षा के थीम पर नवभारत साक्षरता कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इसके लिए अगले 5 साल का रेडमैप स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने तैयार कर लिया है। 2030 तक राज्य में 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में 66.41% आबादी साक्षर है। बता दें कि 15 साल से ज्यादा उम्र के वैसे लोग जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, उन्हें स्वयंसेवी शिक्षक और साक्षरता कार्यकर्ता साक्षर करेंगे। इस काम के लिए उन्हें चयनित किया जाएगा और लगाया जाएगा। इसमें 8वीं या उससे अधिक शिक्षित व्यक्ति ही स्वयंसेवी शिक्षक बन सकेंगे। उन्हें मोबाइल फोन और कंप्यूटर चलाना अनिवार्य होगा। वहीं जो व्यक्ति अपने स्वैच्छिक शिक्षा देने में शामिल होना चाहते हैं, उन्हें साक्षरता कार्यकर्ता कहा जाएगा। इस योजना की गतिविधियों में सेवाएं देने वाले को साक्षरता कार्यकर्ता कहा जाएगा।
अस्थायीकरण मुद्दे पर बीच का रास्ता निकालेंगे बन्ना गुप्ता। कदमा में मंत्री के आवास पर पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मियों की समस्याओं पर सकारात्मक विचार विमर्श। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग के अनुबंध कर्मियों को रविवार को आश्वासन दिया कि उनके अस्थायीकरण की मांग को लेकर वे विभाग के प्रधान सचिव से बात करेंगे। इससे पहले अनुबंध कर्मियों ने इसी मुद्दे पर कदमा स्थित मंत्री बन्ना गुप्ता के आवास का घेराव किया। अनुबंध कर्मियों ने अपनी मांगे पूरी नहीं होने तक काम पर नहीं लौटने की चेतावनी दी। अनुबंध स्वास्थ्य कर्मियों ने आर पार की लड़ाई की घोषणा की। आवास के घेराव के दौरान स्वास्थ्य मंत्री सोनारी दोमाहाटू घाट पर थे। प्रदर्शन की जानकारी पर वे प्रदर्शनकारियों से मिलने पहुंचे और बीच सड़क पर उनके साथ बैठकर बात की। बन्ना गुप्ता ने कहा कि यह मामला गंभीर है। आश्वासन दिया है कि रांची जाकर मामले में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव सह अपर मुख्य सचिव से बात करेंगे। बन्ना ने कहा कि अनुबंध कर्मियों के मामले में मुख्यमंत्री स्वयं संवेदनशील हैं। उन्होंने कहा कि रांची में बातचीत के बाद बीच का रास्ता निकालेंगे। झारखंड में नक्सली और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़। बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे नक्सली। कई राउंड चली गोलियां, कई नक्सली घायल। बता दें कि झारखंड के चतरा में नक्सली और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से काफी देर तक गोलीबारी हुई। मुठभेड़ चतरा जिला के पलामू से सटे कुंदल थाना क्षेत्र में हुई। सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ और कोबरा के जवान अचानक नक्सलियों के सामने आ गए। नक्सली जोबिया गाँव के जंगल में छिपे थे। अचानक नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में कई नक्सली को गोली लगने की भी सूचना है। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल का फायदा उठाकर अंदर भाग गए। एसपी राकेश रंजन ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि नक्सली इन इलाकों में छिपे हैं। जब हमने सर्च अभियान चलाया तो नक्सलियों ने सामने से फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। जटिल जोबिया जंगल में भाकपा माओवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जुट रहे थे। मुठभेड़ के बाद जंगल की घेराबंदी कर सघन सर्च अभियान चलाया जा रहा है। साहिबगंज उपायुक्त से ईडी कर रही है पूछताछ। ईडी के समन के बाद रीजनल ऑफिस पहुंचे साहिबगंज डीसी। अवैध खनन मामले में हो रही है पूछताछ। बता दें कि 1000 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध माइनिंग मामले में ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए साहिबगंज जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव ईडी के हिनू स्थित रीजनल ऑफिस पहुंचे। यहाँ उपायुक्त रामनिवास यादव से पूछताछ की जा रही है। ईडी ने इस अवैध खनन मामले में राजनेताओं के साथ साथ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की संलिप्तता भी पाई है, जिसके बाद उन सभी से पूछताछ की जा रही है। अवैध खनन मामले में जांच और पूछताछ कर रही ईडी की टीम ने पाया है कि 2020 के अप्रैल महीने से मार्च 2022 तक 1000 करोड़ रुपए से अधिक का अवैध खनन हुआ है। यह सभी अवैध खनन जेएमएम नेता पंकज मिश्रा के सर्वेक्षण में हुआ है। उसके इस अवैध खनन मामले में उपायुक्त रामनिवास यादव सहित कई पुलिस पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने सहयोग दिया था। जिस अवधि में हुआ अवैध खनन की ईडी जांच कर रही है, उस पूरे टर्म में रामनिवास यादव साहिबगंज जिले के डीसी रहे हैं। रांची से हावड़ा जाने में यात्रियों को बचेंगे 1 घंटे। रेल मंत्री के आदेश पर डीपीआर बनाने का काम शुरू, मार्च तक पूरी हो जाएगी। रांची मुरी रेलखंड पर सिली से इलू बाईपास लाइन बनाई जाएगी। रेल मंत्री अश्विनी वैभव ने पहले ही डीपीआर बनाने का आदेश दे चुके हैं, जिस पर रांची रेल डिजाइन ने 10 किलोमीटर बाईपास लाइन पर डीपीआर बनाने पर काम शुरू हो चुका है। रांची डीआरएम प्रदीप गुप्ता ने कहा कि सिली इलू लाइन का डीपीआर यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया जा रहा है। मार्च महीने तक डीपीआर बन जाएगा। इसके साथ ही रेल मंत्रालय इसे जल्द भेजने का निर्देश दिया गया है। उसके बाद रेल मंत्रालय के स्तर पर इसे मंजूरी मिल जाएगी। रेलवे की इस पहल से रांची से हावड़ा और जमशेदपुर की दूरी कम होगी, सफर भी सुगम होगा। कम से कम 1 घंटे की बचत होगी। रांची के समीप सिली और पश्चिम बंगाल के इलू यानी पुरुलिया के समीप के बीच प्रस्तावित बाईपास रेल लाइन के सर्वे को वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में मंजूरी दी गई है। कापासारा में तेज आवाज के साथ फिर हुआ भूस्खलन। 100 मीटर के दायरे में 10 फीट तक धंसी जमीन, दहशत का माहौल। बता दें कि एसीएल मुगमा के कापासारा आउटसोर्सिंग परियोजना के पूर्व दिशा में रविवार को एक बार फिर भूस्खलन हुई है। रविवार के दिन के करीब 11:20 पर जोरदार आवाज के साथ जमीन लगभग 100 मीटर का दायरे लेती हुई 10 फीट धंस गई। इससे वहां अवैध खनन करने वाले लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। बता दें कि इससे पहले बीते साल भी 18 नवंबर को भूस्खलन हुई थी। सुबह 6 बजे कुछ लोग कापासारा आउटसोर्सिंग परियोजना में कोयले का अवैध खनन कर रहे थे। इसी दौरान जमीन फटना शुरू हुई, नीचे मलबा गिरने की आवाज भी आ रही थी। बता दें कि परियोजना के सुरक्षा कर्मी वहां से अवैध खनन करने वाले लोगों को भगाने का भी प्रयास किया, लेकिन वे लोग नहीं माने। दिन के करीब 11:20 पर जोरदार आवाज के साथ 10 फीट तक जमीन धंस गई। धसान में करीब 100 मीटर का लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई के दायरे में दरार पड़ गई। भूस्खलन से पहले जमीन धीरे धीरे बैठने लगी। इसे देखने के बाद अवैध कोयला खनन करने वाले लोग भाग गए। रामगढ़ उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां हुई रेस। आज सुने की प्रखंडवार महिला प्रभारियों की नियुक्ति। बता दें कि रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की तारीख घोषित होते ही सभी राजनीतिक पार्टियां रेस हो गई है। इसी के तहत रविवार को आशु सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो के निर्देशानुसार प्रखंडवार महिला प्रभारियों की नियुक्ति की गई। ये सभी प्रभारी उपचुनाव के तेरिये को लेकर ग्राम संवाद करेंगे। इस बात की जानकारी पार्टी के प्रवक्ता देवशरण भगत ने दी। आजसू प्रवक्ता डॉक्टर भगत ने कहा कि महिला प्रभारियों की नियुक्ति से रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव अभियान को मजबूती मिलेगी। गाँव एवं वार्ड स्तर की महिला कार्यकर्ताओं की टीम को और मजबूत करने तथा सदस्यता अभियान की गति को और तेज करने में सभी महिला प्रभारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि सभी प्रभारी रामगढ़ उपचुनाव के तेरिये को लेकर ग्राम संवाद का नेतृत्व भी करेगी।
झारखंड सरकार गिराने की साजिश मामले में कांग्रेस के तीनों एमएलए को ईडी ने भेजा दूसरा समन। बता दें कि झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार गिराने की साजिश रचने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने कांग्रेस के तीनों विधायकों को पूछताछ के लिए दूसरा समन भेज दिया है। अब जमताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी को पूछताछ के लिए 6 फरवरी को बुलाया गया है। वहीं 7 फरवरी को खिजरी विधायक राजेश कच्छप व 8 फरवरी को कोलेबिरा विधायक नमन बिसल कोंगाड़ी को पूछताछ के लिए ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया गया है। इससे पहले तीनों विधायकों को क्रमशः 13, 16 व 17 जनवरी को पूछताछ के लिए ईडी ने पहला समन भेजा था। तब तीनों ही विधायकों ने वकीलों के माध्यम से ईडी से पत्रचार कर 2-2 हफ्ते का समय मांगा था। किसी ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था तो किसी ने व्यस्तता की बात बताई थी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।